तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी दरोगा मेंस के लिए 11 बिंदु का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो टेस्ट का सोल्यूशन तो अपलोड करा था, लेकिन टेस्ट का डिस्कशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सोल्यूशन देने से उपाय नहीं है। जब तक उसका डिस्कशन आप लोग नहीं कीजिएगा, अच्छा से नहीं पढ़िएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। इसलिए टेस्ट का डिस्कशन कराना बहुत जरूरी है। अभी भी देख रहे हैं यूट्यूब पर सिर्फ सोल्यूशन सोल्यूशन टिक मारकर निकल जाया जाता है। दोस्तों, मैथ का तो हम पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और हम टोटल जीके का जो भी क्वेश्चन है सेट 1 का, उसका हम डिटेल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन सामने रखिए और फिर स्टार्ट कीजिए। देखिए, बोल रहा है कार्य के बारे में 2-3 कथन गलत है। देखिए, पहले कार्य क्या है। कार्य क्या है, तो कार्य की माप लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कोई पूछेगा कार्य बराबर, तो बल गुना विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण हो, तो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा F इंटू S इंटू कॉस थीटा। समझ गए। तो बोला कार्य कैसा, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। अब बोल रहा है बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य अधिकतम होगा। 0 डिग्री जब होगा तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। समझ रहे हैं। और बल विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, कार्य शून्य होगा। इसमें से कितना पॉइंट, 3 पॉइंट निकला। 3 नहीं 4 पॉइंट निकला। पहला क्या निकला, कार्य किसको कहते हैं, कार्य लगाया गया बल और बल के विस्थापन में दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, तो कार्य यदि बल F है विस्थापन S है, तो वर्ग बराबर हो जाता है F इंटू S कॉस थीटा। फिर कार्य कैसा है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक तो जूल होता है। बल और विस्थापन के बीच जब थीटा 0 होता है, तो कार्य अधिकतम होता है। जब 90 होता है तो कार्य 0 होता है। अब बोलेगा सर कैसे। देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा रखिएगा तो कॉस थीटा का मान कितना होता है 1, और जब 0 रखिएगा कॉस 90 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए, कार्य टोटल 0 हो जाएगा। इसलिए थीटा पे अधिकतम, थीटा यदि 0 हो तो अधिकतम होता है, और न्यूनतम हो 90 हो तो न्यूनतम होता है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, C बटा F बराबर, यहां तक भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। C बटा क्या होता है, C बाई 5 बराबर F माइनस 32 बाई 9 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 5। इसको बस याद रखिएगा, इतना में काम आपका हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। इससे आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो इसको बताना तो कुछ है नहीं। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हम सोल्व करा दिए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सभी कथन सत्य तक। क्वेश्चन आप लोग समझ रखिएगा तभी पता चलेगा। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। कानून का शासन एक आधुनिकरण अवधारणा है। कानून का शासन आधुनिक अवधारणा जिसे मुख्य रूप से कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। समझ गए, कहां से लिया गया है, तो बोलेगा सर ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है, कानून का शासन जो विकसित करने का श्रेय किसे है, तो श्रेय है AB डायसी को दिया जाता है। कानून का शासन विकसित करने का श्रेय AB डायसी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता को अपनाया गया है। फिर बोला स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, न्यायपालिका सरकार को 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करने से मुक्त करता है। न्यायपालिका का क्या होता है, तो विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रण से मुक्त करता है। फिर देखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा तो अमेरिका से लिया गया है। और कानून वाला कहां से लिया गया है, तो कानून वाला ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो अमेरिका से लिया गया है। ये सब याद रखिए, छोटे छोटे टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से प्रेरित है। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से प्रेरित है। बाद में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। यानी कि संविधान सभा के गठन का मांग 1934 में सबसे पहले किसने रखा था, तो एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन करने की आधिकारिक मांग बनाई थी। यानी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा गठन करने का आधिकारिक मांग बन गई। देखिएगा 1936 संविधान सभा का आधिकारिक मांग 1936 में लखनऊ कांग्रेस सूत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। संविधान सभा की आधिकारिक मांग
1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कहां से, तो लखनऊ कांग्रेस सत्र में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। बोला कि मौर्य शासन अत्यधिक केंद्रित था। मौर्य शासन क्या था, तो अत्यधिक केंद्रित था, जहां सम्राट सर्वोच्च शक्ति रखते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पे लचीलापन रखता था। तो देखिए बोल रहा है कि गांवों को स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता दी गई और ग्राम प्रधान जैसे स्थानीय अधिकारी दैनिक मामलों को प्रबंधन करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ग्राम ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, न कि राज मूल इकाई थी। मतलब कि सबसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ग्राम था जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। समझ गए। फिर बोल रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा पर आधारित था। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कार्यकारी राज की अवधारणा पर आधारित था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के सप्तांग राज की अवधारणा पर टिप्पणी की ये 7 अंग थे: राजा, औंत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। फिर बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ की चर्चा की गई है। 18 तीर्थ की चर्चा की गई है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। और तीर्थ थे जो मौर्य काल के उत्तराधिकारी होते थे। फिर देखिएगा समितियां हैं, तो खुसरो समिति, कृषि यानी कृषि, इसको याद रखने के लिए क्रिस का गाना सुनेगा अभी आप लोग सुन रहे, तो देखते कितना खुश हो जाते हैं आप लोग। उसी प्रकार कृषि के लिए खुश हो, यानी कि खुश रहो। महाजन, तो महाजन लोग बहुत चीनी खाते थे। मल्होत्रा साहब बीमा सुधार में लगे रहते थे। मल्होत्रा साहब बीमा सुधार में लगे रहते थे। उसी प्रकार बहुत सारा समितियां हैं, चलिए इसको भी एक बार हम देख ही लेते हैं। फिर देखिए सबसे पहला संथारम स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति किससे था, जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से। जानकी रामन समिति तो प्रतिभूति घोटाला होगा, ये घोला नहीं होगा। दांतेवाला समिति, तो दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाता था, यानी कि दांत, उसका दांत बहुत बड़ा था, इसलिए वो बेरोजगारी का अनुमान लगाता था। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। गोस्वामी समिति तो औद्योगिकरण प्रवणता। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास। सत्यम समिति बस, यानी कि सत्यम क्या करता था, सत्यम वस्त्र पहनता था। बीएस व्यास समिति, तो बीएस व्यास का हो कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति द पेट्रोलियम पासे पेट्रोलियम के उत्पादन मूल प्रणाली का सुझाव। एस तारो पार समिति तो पूंजी खाते वाले परिवर्तनीयता। सच्चर समिति था मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन सच्चर समिति करता था। फिर भंडारी समिति, तो भंडारी समिति रहा था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। फिर भोरेलाल समिति, तो भोरेलाल मोटर कारों में वृद्धि करता था। मोटर वाहन करों में वृद्धि, यानी कि भोरेवाल वाला क्या करता था, भोरेवाल वाला मोटर वाहनों के करों में वृद्धि करता था। गोईपोरिया समिति, तो गोईपोरिया समिति था बैंक सेवा में सुधार के लिए। रंगराजन समिति तो भुगतान संतुलन। महानवोलिस समिति तो राष्ट्रीय आय। रंगराजन भुगतान संतुलन। रंगराजन भुगतान संतुलन और सकारिया तो केंद्र संबंध। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विद्रोह है ये। तो चलिए एक बार पूरा का पूरा विद्रोह डिस्कशन में यही फायदा है कि विद्रोह टोटल का टोटल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए देखिए सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1780 से 1770 से 1820 तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह तो 1780 से 1820 तक। फकीर लोग बंगाल कब चले गए थे, बोलेगा सर फकीर लोग बंगाल 1976-77 में गए थे। यही पूछा था कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में। पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह 1817-25 में। 1817 से 25 तक हुआ था, कहाँ, तो उड़ीसा में। अहोम विद्रोह था असम में। असम, इसको याद रख सकते हैं। 1828 से 33 के बीच हुआ था। फराइजी, तो फराइजी बंगाल में हुआ था 1838 से 57 के बीच। फराइजी 1838 से 57 के बीच। अहोम 1828 से 33 के बीच। हुक्का विद्रोह था, हुक्का हुआ था पंजाब में। हुक्का को हुक्का से याद रख सकते हैं, पंजाबी लोग बहुत हुक्का पीते हैं, इसलिए हुआ था कब, 1840 से 72 के लिए। खोंडा विद्रोह था, खोंडा हुआ था उड़ीसा में 1856 में। खोंडा उड़ीसा में 1856 में। कोल विद्रोह था छोटा नागपुर के हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ था, छोटा नागपुर में 1831-32 में। दीघा संथाल 1855-56 में सिंधु एवं कानू के बीच। मुंडा विद्रोह तो छोटा नागपुर में हुआ था 1899-1900। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में 1899-1900 ईस्वी में। खासी मेघालय आपको याद नहीं होगा, 1829 से 1833 के बीच तीरथ सिंह हुआ था। रंपा विद्रोह, तो रंपा
रंपा हुआ था आंध्र प्रदेश में 1922 से 24 के बीच। रंपा आंध्र प्रदेश 1922 से 24 के बीच। फिर हुआ था पगला विद्रोह 1873 से 76 के बीच। पगला विद्रोह कब हुआ था? 1873 और 76 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पवन है, गर्म पवन, और यहाँ पे पूरा का पूरा पवन दिया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। टोटल 12 है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हबूब है कहा था? हबूब है जो उत्तरी सूडान का है। बिग फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में कैसा है? तो गर्म है और शुष्क है। हबूब है तो गर्म और शुष्क है। हवा हवा कैसा भर रहा है? तो गर्म भर रहा है। गर्म कहाँ भर रहा है? तो गर्म हो रहा है तो सूखा हो जाता है, सूडान हो जाता है। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। मोरा, मोरा कैसा है? मोरा जब ठंडा लगता है तो आप लोग बोरा ओढ़ लेते हैं, वही बोरा हो जाएगा ठंडी। ये कहाँ का था? इटली एवं यूगोलावासिया। इटली एवं यूगोलावासिया। चिनूक, तो चिनूक है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल गर्म एवं शुष्क है, अमेरिका एवं कनाडा में है ये। फोन, तो फोन हो जाएगा कहाँ? स्विट्जरलैंड, यानी कि अल्पास के उत्तरी ढाल में गर्म एवं शुष्क है। सिराको यानी मिस्र के में, सिराको कहाँ हुआ था? मिस्र में। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच प्रवाहित होता है, गर्म एवं शुष्क है ये भी। सिमुम, तो सिमुम कहाँ है? तो सिमुम है जो अरब रेगिस्तान में है। हरमट्टन, हरमट्टन कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान। हरमट्टन, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान। हरमट्टन कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान में है। ये हरमट्टन को क्या कहा जाता था? हरमट्टन को कहा जाता है डॉक्टर पवन। नॉर्वेस्टर तो उत्तरी न्यूजीलैंड, आपको पता ही होगा नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड कैसा है? तो गर्म है। लूत आपको पता होगा उत्तरी भारत और पाकिस्तान में कैसा है? गर्म और शुष्क है। मिस्ट्रीन है तो रोन नदी के मध्य, रोन नदी से मध्य भूमध्यसागर तक प्रवाहित होता है, कैसी है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है। बिलजार्ड कैसा है? तो साइबेरिया क्षेत्र यूएसए और कनाडा में प्रवाहित होता है, कैसा? ठंडे और शुष्क पवन है। कि बिल जा रहे हैं कि ठंडा वाला तो काम हो जाता है बिल में, ठंडा बिल में घुस जाएगा। आप लोग याद ऐसे रख सकते हैं कि बिलजार्ड कैसा है? तो ठंडा पवन है। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पादों के क्षेत्रों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? तो समान होती है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। क्लोरीन कितना है? तो 2 है। यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो क्लोरीन भी 2 हो गया। अभिकारक कितना है? 4 है। सॉरी, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, उत्पादन में हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 2 है, उत्पादन में क्लोरीन 2 है। इस प्रकार आप लोग इसको संतुलित देख सकते हैं। देखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, मोरा वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादन दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है। जैसे H2O2 क्या है? H2O हो गया। हाइड्रोजन केट हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 को नहीं है। इसी कारण ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोटोप। आइसोटोप पहले समस्थानिक देखिए। समस्थानिक किसको बोलते हैं? कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, सम स्थान, यानी कि स्थान यहाँ पे समान, यानी कि समान स्थान रखता है, यानी कि परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। कि समस्थानिकों में परमाणु द्रव्यमान भिन्नता किसके कारण होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन के कारण हो सकता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। समस्थानिक में क्या बराबर है? तो प्रोटॉन होता है बराबर। समस्थानिक का कारण क्या है? तो आप लोगों का न्यूट्रॉन के अलग अलग होने के कारण इसमें समस्थानिक होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम होता है लगभग कितना? 40। लेकिन सबसे अधिक समस्थानिक किसको में होता है? तो पोलोनियम में होता है, लगभग 40 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 13 तक पहुंचे हैं। तो देखिएगा 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। 750 में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। गोपाल ने 750 में पाल वंश की स्थापना किया था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। फिर सेकंड बोल रहा है कि गुजराती कवि सोनल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में, सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। सोमपुर महाविहार कहाँ है? तो बांग्लादेश में स्थित है। सॉरी, इसको बनवाया था कौन? तो धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ देवपाल ने मुंगेर की राजधानी, देवपाल ने मुंगेर को, कोई पूछेगा मुंगेर को अपना राजधानी कब बनाया था, तो देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। देवपाल के शासनकाल कौन आया था? देवपाल के शासनकाल में सुलेमान आया था। ये कहां से आया था? तो अरब से आया था। समझ गए? तो रीजनिंग का क्वेश्चन इसको आगे बढ़ते, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको करा दिया गया है मैथ रीजनिंग का, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि एक छोटा चैनल, अभी चैनल को ग्रो हम करा रहे हैं धीरे धीरे। अभी बात 15 या 16 सब्सक्राइबर होगा, आप लोग इसको सोचते हो कि 16 सब्सक्राइबर में क्या पढ़ाएगा हमें, ये हमको क्या बता देगा। तो दोस्तों कभी किसी को सब्सक्राइबर देखकर जज मत करना चाहिए भाई, शुरुआत किया तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई तुम भी 100 सब्सक्राइबर बनाओ, 200 सब्सक्राइबर, ये सब आपके कारण हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ भाई यहाँ कंटेंट मिलता है, आप लोग पढ़िए। और हम, आप लोग यदि हमको सपोर्ट किए तो हम तो और हमें मेहनत करने में अच्छा लगेगा कि नहीं भाई हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम मेहनत करेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर मेहनत करने में मन नहीं लगता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन का करार। तो सबसे पहले कौन आया था? तो आपको पता होगा पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। देखिएगा सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने एक समुद्र मार्ग की खोज की थी। तब भारत के काली तट यानी कि केरल के तट पर पहुंचा था। काली तट के हिंदू शासक कौन था? तो जिम्मेवारी था। जाने कितने बार यह पूछा जा चुका है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं डिंसलैंड की खोज की थी। वास्को डी गामा भारतीय मसालों को लेकर स्वदेश लौटा तो उसे वह भारतीय मसालों की कीमत 60 गुना लाभ मिला था। पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे, यानी कि सबसे पहले आया था पुर्तगाली और सबसे बाद भी कौन गया था? तो पुर्तगाली ही गया था। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? इस्तादो द इंडिया था, इस्तादो द इंडिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग पहुंचे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील महानदी डेल्टा का दक्षिण में स्थित है। बोला महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी के पास से हुआ है। यहाँ से आप लोग देखिए, बोला महानदी का उद्गम बोलेगा छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी के पास से हुआ था। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लाइंगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सबसे बड़ी लाइंगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का झील पर नालवान द्वीप अवस्थित है। चिल्का झील पर कौन सा? तो नालाबान द्वीप अवस्थित है। चिल्का झील को 1981 में भारत की पहली आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। चिल्का झील को 1981 में पहली बार भारत के आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। मणिपुर की लोक्कट झील उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बोलेगा सर लोक्कट झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोक्कट झील में अवस्थित है, जो कि किसके लिए? तो संगाई हिरण के लिए एक प्राकृतिक आवास है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 70 तक पहुंच गए हैं। तो चलिए सही मिलान। अब बोल रहा राइनोलॉजी में क्या होता है? राइनोलॉजी में क्या होता है? तो राइनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं नाक और गरान अंगों का अध्ययन, यानी कि नाक और गरान अंगों का अध्ययन किसमें? तो राइनोलॉजी में। फिर बोलेगा क्रेनियोलॉजी तो खोपड़ी का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी तो हार्मोन का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन का अध्ययन, और ओडोनोलॉजी ओडोंटोलॉजी तो दांत का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी तो दांत का अध्ययन। तो चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में किसको? तो सूक्ष्मजीव का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी तो सूक्ष्मजीव का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी तो पक्षी विज्ञान का अध्ययन, हेरपेटोलॉजी तो सरीसृपों का अध्ययन, जेनेटिक्स तो वंशानुगत गुणों और विभिन्नताओं का अध्ययन, एंटोनॉमी में क्या होता है? जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव वैज्ञानिक का अध्ययन, और एस्ट्रोबायोलॉजी में क्या होता है? ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एडीएच का फुल फॉर्म। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है?
एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में जल संतुलन में सहायक होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन किसमें, तो जल संतुलन में सहायक होता है। ये धमनी को संकोचित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त दबाव बढ़ता है। फिर देखिएगा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीटीएच सॉरी जीएटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच फॉसिली स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर है एलएच लैक्टोजेनिक हार्मोन, फिर है एमएसएच मेलियोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलियोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इसको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखिएगा, मोरा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो बिल्कुल सही है। अध्यादेश शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत का शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये भी सही है। 1923 के तहत अध्यादेश जारी करने में निम्न परिस्थितियां होती है। मानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं। देखिए, पहला है कि यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि का निर्माण तत्काल आवश्यकता है, यानी कि कानून का निर्माण तत्काल आवश्यकता है, इसके लिए अध्यादेश जारी हो सकता है। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति का विद्यमान हो, यानी कि कोई ऐसी घटना घटने वाले हो, इसलिए अध्यादेश जारी होता है। फिर संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, यानी कि संसद के दोनों सदन अथवा एक सत्र तो सत्र में नहीं हो तो अध्यादेश जारी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं, यह भी सही है। अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जाता है। अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसी भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी मिलने पर 6 हफ्तों तक होती है। किसी भी अध्यादेश कितना अधिकतम 6 महीने तक और संसद की मंजूरी मिलने पर न मिलने पर 6 हफ्तों तक की होती है। देखिए, डिस्कशन से कितना फायदा, आप लोग टोटल अध्यादेश के बारे में आप लोग को जानने का मिल गया। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी है डिस्कशन, तो आप लोग डिस्कशन नहीं देखिएगा, बस सॉल्यूशन ठीक मार के निकल जाता होगा, देखने का आप लोग को मजा आता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि डिस्कशन देखिए। मैथ का टोटल डिस्कशन करा चुके हैं, ये सेट का आपको इसका भी फुल डिस्कशन अभी यूट्यूब पर मिल जाएगा। सेट 2 का भी सॉल्यूशन कराए हैं, मैथ और डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा 1-2 दिन में, उसका भी। तो आप लोग इसलिए तो बोलते हैं कि डिस्कशन देखिए, डिस्कशन में सबसे ज्यादा फायदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, अब देखिए 21 में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे। देखिए, पादप कोशिका एक प्रकार की कैसे है, तो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जिसकी विशेषता झिल्ली द्वारा सघन विधियों के प्रकार के अंग होते हैं। पादप कोशिका में अधिकांश आनुवंशिक सामग्री केंद्र में स्थित होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरिलावक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी अपना स्वयं का डीएनए होता है। यानी कि स्वयं का डीएनए किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दोहरी झिल्ली वाले अंग है, जो कि एंडोसिमेटिक सिद्धांत के कारण अब स्वयं डीएनए और राइबोसोम रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मूल रूप से स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, जिन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाओं द्वारा निगल लिया जाता। अन्य तथ्य देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस तथा कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, तो कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो कोलिकर ने किया था, जबकि इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर और नाम कौन दिया था, तो कार्ल बेंडा ने दिया था। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग भी प्रदान करता है। हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, फीमर है तो सबसे लंबी हस्ती आपको पता ही होगा, फिबुला। तो टखने की हड्डी होती है। कार्पलस तो कैसे कार्पलस और कैसे कलाई। मेटाकार्पलस तो हथेली की हड्डी, मेटाकार्पलस तो हथेली की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट, अपना थोड़ा मंकी का चम चटा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनके बारे में भी। ये देखिएगा, और अब बंकिम चटर्जी को प्रयास आनंद मठ से मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह 1777 के कथानक पर आधारित था। आपसे पूछेगा कि आनंद मठ किस पे आधारित था, सन्यासी विद्रोह पे आधारित था।
आनंदमठ उपन्यास बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसे 1882 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में। वंदे मातरम गीत मूल रूप से संस्कृत एवं बंगाली भाषाओं में का मिश्रण से लिया गया था। वंदे मातरम मूल रूप से संस्कृत और बंगाली भाषाओं के मिश्रण से लिया गया था। वर्ष 1925 में वंदे भारत की रचना को 150 वर्ष पूरे हुए। वर्ष 2025 में वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे हुए। माना जाता है कि इस गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को की गई थी। वंदे मातरम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान भारतीय स्वतंत्रता का मुख्य नारा बन गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया और जनगण मन को राष्ट्रगान का समान दर्जा दिया गया था। कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन को दिया गया है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, जिसको बताने का कोई जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन हम करा चुके हैं। तो देखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज 1488 के उत्तर महासागरीय पर पहुंचा था। कि बार्थोलोमियो डियाज 1448 ईस्वी में 88 ईस्वी में उत्तर महासागरीय द्वीप पर पहुंचा था। देखिएगा, पुर्तगाली में टेरावल नामक हल्के जहाज बनाए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब 1498 में उत्तर आशा अंतरिक्ष भारत के मालाबार तट पर पहुंचा था, जो कि कदम के काले तट पर पहुंचा। कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों को नई दुनिया कहा था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक केंद्र कंपास के प्रयोग से अरबों से सीखा था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक केंद्र कंपास का प्रयोग अरबों से सीखा था। स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की महाद्वीप को विस्तार से ढूंढा, इसी कारण से अमेरिका पड़ा। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, इतना बड़ा होगा। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि तो राजस्थान में है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि तो राजस्थान में है। भारत की पहली रामसर स्थल चिल्का उड़ीसा में एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। ज्ञात है कि इसका मुख्यालय कहाँ था? तमिलनाडु में है। जल सुरक्षा संबंधित कार्टेजियन डेटा प्रोटोकॉल भारत के 23 जनवरी 1902 को हस्ताक्षर किया गया था। आर्द्रभूमि की रक्षा का उद्देश्य है कि गैर लाभकारी संगठन वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 1937 में किया गया था। तुम रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना सिवा ने किया है। दर्द निवारक दवा मॉर्फिन एवं कैंसर उपचार की दवा टैक्सोल निर्माण के पादपों से होता है। विश्व की विशाल जैविक विविधता वाले देशों में सूची भारत का 10वां एवं एशिया में चौथा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बट्टम द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा बोल रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुला माजाओ मणिपुर में स्थित है। ज्ञात है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व का आद्र स्थल घोषित किया गया है। भारतीय पक्षी विज्ञान एवं प्रकृतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। समझ गए? देखिए, बोल रहा है कि काजीरंगा असम में, जल्दपारा पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और जल्दपारा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर बोल रहा है उड़ीसा में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मैंग्रोव वनस्पति के लिए, अतिरिक्त कछुओं की प्रजाति ओलिव ग्रीसी और हॉक्सबिल के लिए प्रसिद्ध है। कछुए की प्रजाति के लिए कौन सा है? तो भीतरकनिका प्रसिद्ध है। फिर बोला इनपुट डिवाइस, तो थोड़ा सा इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कीबोर्ड हो जाएगा, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। इनपुट भी समझते हैं। इनपुट मतलब होता है क्या? उसमें हम अंदर उसमें कुछ डाल रहे हैं। इन मतलब अंदर पुट में डालना। आउटपुट होता है उसमें से कुछ हमको मिल रहा है। समझ गए? उसमें से हमको कुछ मिल रहा है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। उसमें कुछ डाल रहे हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। जॉयस्टिक। अब देखिए मॉनिटर, आउटपुट में कैसे हुआ? मॉनिटर में हमको चित्र दिखता है तो हमको दिखा रहा है, इसमें आउटपुट हमको मिले, इसलिए उसको हम आउटपुट बोलते हैं। प्रिंटर में क्या होता है? हमको उसमें से प्रिंट आउट होकर मिलता है, इसलिए उसको हम आउटपुट बोलते हैं। स्पीकर से में आवाज बाहर निकलती है, इसलिए आउटपुट है।
प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब आउटपुट है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। दयानंद सरस्वती ने गौर रक्षा समिति की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने गौर रक्षा समिति की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की। 1870 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में भी स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटों को आधार देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। 1863 में दयानंद सरस्वती में बा आडम्बरों और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पखंड खांडनी पताका लहराया। दयानंद सरस्वती के विचारों पर उनकी प्रसूत पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती ने प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती का कथन है कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से अच्छा। यह कौन कहा? दयानंद सरस्वती कहते हैं। अभी की सरली बचेबो राष्ट्रमंडल की पहली अमेरिका महिला सचिव बनी है। सरली बचेबो। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा करंट का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। फिर है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी फीफो नीति लागू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी फीफो नीति लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। जापान ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। मियामी ओपन 2025 का खिताब महिला एकल कौन जीता? आर्यन सोलंका ने जीता है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक में हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक 2025 में उड़ीसा स्थान शीर्ष पे है। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया सचिव मोहसिन नकवी बना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति ग्राम गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कैपिटल जी का ऐसा इकाई है। दो पिंड का द्रव्यमान m1 तथा m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित तो न्यूटन का नियम के अनुसार क्या होता है? F बराबर कैपिटल जी इंटू m1 इंटू n2 बटा r स्क्वायर होता है। जहां g एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का प्रयोगी मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था। यानी कि कैपिटल जी का सर्वाधिक प्रयोग सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति ग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कैपिटल बी का जी मात्रा m-1 L3 और T-2 होता है। दाब अथवा दाब का ऐसे मात्रक पास्कल है, जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का ऐसे मात्रक तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसमें एक क्वेश्चन में कितना सारा आपको देखने को मिला है। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। गति का तीन समीकरण होता है। पहला देखिए यू वी बराबर यू प्लस एटी, दूसरा होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। औसत में क्या होता है? तो यू प्लस वी बाई 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए बोला इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी और वेलोसिटी तथा एक समान त्वरण के प्राथमिक संबंधों के समीकरण द्वारा प्रदर्शित गए समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। इसको इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये बस तीन को याद रखिएगा। v बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो बस ये तीन को याद रखिएगा, काफी है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि राजनीतिक दल राज्य की आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य की आवश्यक तत्व चार से कौन कौन से हैं? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है, इसकी लंबाई कितना? तो 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची
और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है कि 8848.46 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो मार्ग कहते हैं। लघु में मध्य हिमालय श्रेणी महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी को कहा जाता है। लघु में मध्य हिमालय तो हिमाचल श्रेणी में कहा जाता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के लद्दाख को बोजी नामक स्थान पर काटकर भारत में सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। देखिए क्वेश्चन 35 बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितना, तो 9 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय को 8वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा के रूप में शामिल किया गया है, तो सबसे नया छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया है। सबसे पुराना है तो भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्यशास्त्र में मतलब जैसे भारत मोरी ने लिखा है जो पंचम वेद कहलाता है। लोक वेद की लगभग 2500 है। भारत में कितना, तो 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहला कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। पहला कौन है, तो भारतनाट्यम सबसे पुराना शादिर है। तमिलनाडु भारतीय मंदिर को समर्पित है। कथक है जो उत्तर प्रदेश में है। कथकली महाभारत केरल में है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश है। ओडिसी तो उड़ीसा है। मोहिनीअट्टम केरल है। मणिपुरी मणिपुर में है। शास्त्रीय असम है। और छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। इसको याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निव्वल अप्रत्यक्ष घटाकर प्राप्त किया जाता है। ये भी सही है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय सकल उत्पाद माइनस निव्वल अप्रत्यक्ष कर। निव्वल अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी के बीच का अंतर होता है। निव्वल अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर होता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय द्वारा अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा टोटल जनसंख्या। किसी देश के जीवन स्तर को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय होता है। यदि जनसंख्या का आकार किसी देश में लगातार बढ़ती है तो उस देश का जीडीपी वृद्धि इस प्रभावी हो सकती है। यानी कि लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि इस प्रभावी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग है क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। कालाजार, कालाजार किससे होता है, तो कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह कवक के कारण नहीं होता है। तो कवक के कारण कौन सा होता है, तो एथलीट फुट हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, अस्थमा हो गया और दम्मा, उसी को बोलते हैं अस्थमा को ही। ये सब कवक के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण तो कालाजार, मलेरिया, निंद्रालु रोग और पेचिस आदि प्रोटोजोआ के कारण। जीवाणु के कारण तो डिप्थीरिया, प्लेग, सिप्लिस, ट्रैकोमा, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, तपेदिक और क्षय रोग जीवाणु के कारण। विषाणु के कारण एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, मेनिंजाइटिस और हर्पिस विषाणु के कारण होता है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। अब देखिएगा 40 नंबर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार इतिहास हमेशा शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। सोरोकिन ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशील का सिद्धांत दिए थे। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत तो सोरोकिन ने दिया था। अब आगे देखिए, मोरा कूले को मुख्य रूप से उनके प्राथमिक समूह एवं आत्मदर्पण का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मैकाइवर को समाज और सामाजिक संबंधों की परिभाषा के लिए जाना जाता है। मैकाइवर की सबसे प्रसिद्ध भाषा कौन सा है, तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। चलिए आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन रीजनिंग है। तो चलिए क्वेश्चन 42 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंग और खोजकर्ता।
एक वीडियो बनाने में जानते हैं भाई बहुत मेहनत लगता है, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नहीं समझिएगा, आप लोग को सब्सक्राइब करने बोलेंगे तो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं भाई मेहनत लगता है। चैनल को अभी नया नया चैनल थोड़ा सा ग्रो करवा दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए आप, चलिए मिलान करते हैं। पैराबैंगनी किरण की खोज कौन किया था? तो रीटर। अब्रक्त को तो हेर्सेल। पैराबैंगनी का रीटर, अब्रक्त का हेर्सेल। लघु रेडियो तरंग तो हेनरिक हर्ट्ज, और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, लघु रेडियो तरंग तो हरकेनिक हर्ट्ज, अब्रक्त हेर्सेल और पैराबैंगनी रीटर। गामा किरण को पॉल बिलार्ड, गामा किरण पॉल बिलार्ड, एक्स किरण रॉडजन, दृश्य किरण न्यूटन। गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। निम्न तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन नहीं है? तो कैथोड है, अल्फा, बीटा, ध्वनि तरंग, परासव्य तरंग, कैनाल तरंग, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन? अल्फा, बीटा, यानी कि गामा एक हो जाएगा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सॉरी, तो अल्फा ही होता है, गामा इसे होता है। गामा यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, परासव्य तरंगे, कैनाल तरंग किरणें, कैथोड किरणें, ये सब नहीं है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए 43 की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा को तो सृजन किया जा सकता और नहीं विनाश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह एक मूल भौतिक सिद्धांत है जो बताता है कि एक पृथक प्रणाली के कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः विकल्प डी होगा, एक ऑप्शन दिया होगा उसमें। बोला ऊर्जा के नियम के अनुसार मेयर और जेम्स प्रेकॉस्ट ने जूल के, जबकि आइंस्टीन द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ई बराबर एमसी स्क्वायर, जो ऊर्जा आधुनिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखा बोला ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार का कार्य का सही मात्रक जूल और सीजियस मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार का ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। रोजा पैक्स जो नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी थी। रोजा पैक्स 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन रोजा पैक्स का इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद रोज पैक्स को नागरिक अधिकार आंदोलन का जननी के नाम से जाना जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य शिक्षा में अलगाव को खत्म करना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़े जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इस प्रकार इसको आप लोग कहानी की तरह याद रख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। सुएज नहर का निर्माण तो 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर के को जोड़ता है। सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जब इसको आप लोग इसको किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना था? 2.4% है। भारत में उत्तर पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 है, जो उत्तर दक्षिण में 3214 है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933, उत्तर से दक्षिण 2514 है, 3214 है। भारत में स्थल सीमा रेखा लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक उत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय 5 राज्य से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और मैथ का क्वेश्चन है, उसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान लिखित संविधान होता है, जैसे भारत एवं अमेरिका, लेकिन यह अनिवार्य शर्त है, यानी कि
लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के पास संविधान हो। जैसे ब्रिटेन एक सफल लोकतंत्र है, लेकिन वहां अलिखित संविधान परंपरा है। समझ गए? संविधान उन देशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देशों में इच्छा अनुसार रह सकते हैं। ये सही है, इसको कोई जरूरी नहीं है, हटाइए इसको, आगे बढ़िए। 48 देखिए, बोल रहा है बौद्ध ग्रंथ, महावस्तु एवं अंगुत्तर निकाय 16 जनपदों का उल्लेख है। इन महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन 16 महान पंचायतों में का उदय 6ठी शताब्दी का पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महान जनपदों में अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। कौन सा? तो अस्मक था। बज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कौन सी? तो बज्जी और मल में लोक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थे। कंबोज जनपद प्राचीन समय में श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, यानी कि कंबोज है जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज की राजधानी हाटाकिया राजपुर थी, यह गंधार के पड़ोसी राज था। गंधार की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला थी। तक्षशिला महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर केंद्र था जो शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। कंबोज का क्षेत्र वर्तमान में कश्मीर के राजौरी और हजरा में स्थित है। गंधार का राजा पुष्कर सरीन था। गंधार का राजा कौन सा था? पुष्कर सरीन था। क्वेश्चन 49 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अधिकांश कार्यों के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु में संग्रहित होती है। इस ऊर्जा का उत्पादन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिससे भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया को काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ गए? अंतर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा के लिए कहा जाता है। 1850 में ऑल्बर्ट बॉन कोलकर ने कीटों के रेखीय पेशियों देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था 1890 में? बोलेगा सर रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। 1898 में वैज्ञानिक कार्ल बेंडा ने कोशिका द्रव्य के इन अनेक सूक्ष्म रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। चलिए 50 नंबर तक हम पहुंच गए, 50 और बाकी है, चलिए उसको भी पढ़ ही लेंगे। चलिए विटामिन को आगे पढ़ते हैं। विटामिन कार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। समझ गए? इनकी थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों के शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्लेमोन है, जबकि साइनोकोलाबिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम था। कथन 3 भी सही नहीं है, कथन दिया गया था। विटामिन थ्री की कमी से प्लेगा नामक रोग होता है। इसमें त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तक प्रभावित होता है, ये सही है। विटामिन का आविष्कार कौन किया था? तो फंकिया था। कब? तो 1912 में। विटामिन सी के लिए जरूरी पोषक तत्व जो कि कोशिकाओं के समान कामकाज, वृद्धि, विकास और ऊर्जा उत्पादन में प्रेरित करता है, यानी कि मदद करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं, घाव बढ़ते और हड्डियों को मजबूत बनाने में के साथ हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए जरा सा आयोग है और उसकी अध्यक्षता कौन किया था, किससे संबंधित है, जरा उसको देखते हैं। पहले कैंपबेल योग, कैंपबेल आयोग अकाल से संबंधित है, जॉर्ज कैंपबेल। लॉयल आयोग अकाल से संबंधित यह भी है, इसको भी जेम्स लॉयल। मैकडोनाल्ड आयोग 1899-90 अकाल से संबंधित है, एंटनी मैकडोनाल्ड। चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है, 1854 चार्ल्स वुड। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा, चार्ल्स विलियम हंटर। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, सैडल आयोग 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, डॉक्टर माइकल सैडल। सार्जेंट आयोग 1944 भारतीय शिक्षा का पुनर्निर्माण, सर जॉन सार्जेंट। मॉनफ्रीक्लिफ आयोग सिंचाई से संबंधित है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीड। ली आयोग, तो ली आयोग किससे है? तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश तो लॉर्ड ली। समझ गए? यही आयोग था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है 54 देखिए। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला यूरोपीय देश हंगरी बना है। बांग्लादेश ने नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ISSF विश्व कप 2025 के पद तालिका में चीन प्रथम, भारत को दूसरा स्थान मिला है। विराट कोहली IPL इतिहास में 1000 चौका लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। महाराष्ट्र के
खुलताबाद नामक बदल कर रत्नापुर किया गया, यानी कि खुलताबाद को नाम बदल क्या किया, रत्नापुर किया गया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना। समझ गए? थक जाते हैं भाई बोलते बोलते। ये देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्यूशन हम करा ही दिए टोटल का टोटल। अरे भैया, क्वेश्चन 56 देखिएगा, बोल रहा है जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। 1202 में बख्तियार खिलजी द्वारा उसकी राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर नष्ट कर दिया। इस घटना का वर्णन मिनाज तबकात नासरी में किया गया है। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसे परम भागवत का उपाधि प्रदान किया गया है। लक्ष्मण सेन लक्ष्मण संमत का प्रचलन किया था। विजय सेन सामंत सेन उत्तराधिकारी था। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक दो राजधानियों की स्थापना की। उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा विजय परिस्थिति नामक काव्य रचना में की है। कारकेट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तिलादित्य मुक्ता पिंड था। उसने कश्मीर में मार्तन मंदिर का निर्माण कराया था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं को ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरा कहा गया है। कल्हन तो कल्हण राजतरंगिणी का लेखक हर्ष का आश्रित कवि था। उसने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय ने किया था। फिर नवकीय ऊर्जा वाला कौन कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र, रमत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कुंडलकुलम तमिलनाडु और कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसको याद रखिएगा। है अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा में प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवा गठन करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारत का 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 1966 में भारतीय वन का तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। ये सब अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कि देखिएगा, संगठन में प्रमुख है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन सा? जस्टिस सूर्यकांत तिरुपनमा है। महानिवादित आर वेंकट रमन सुलमा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति 15वां है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ सही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय जांच ब्यूरो तो प्रवीण सूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रवीण सूद है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि आईबी के कौन है? तो राहुल नवीन है। इसको याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा बांध है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, बंगलीहार बांध चिन्नौर नदी में बनाया गया है। यह कथन सही है। पोलवारम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। यह भी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। दुल्हस्ती चिनाब नदी पर है। कदम बांध कदम नदी पर है। कदम बांध गोदावरी नदी के संगम पे है। सोंग बांध गुरुतब बांध है, उत्तराखंड का पहला बांध है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी पे है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन व्यवस्था पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई, रैयतबारी और महलबारी। अस्थाई बंदोबस्त है लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में। क्षेत्र बंगाल, उड़ीसा, बिहार और वाराणसी। जमींदारी लगभग 19% लेता था। रैयतबारी थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। बॉम्बे, मद्रास, असम के कुछ हिस्से में रैयत था, इसमें लगभग 51%। महलबारी हॉल्ट मैकेंजी, कुछ पश्चिमी प्रांत, पंजाब, गंगा घाट, ये लगभग 30% लेता था। ये देखो,
कॉर्केस पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। कॉर्केस किसको? एशिया यूरोप को अलग करता है। माउंट ब्लॉक अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को एशिया का उराल पर्वत का अलग करते हैं। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। विश्व का सबसे सूखा स्थान आरिका उत्तरी चिली में अवस्थित है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, जो कि लोलैंड कंट्री, निम्न देश कहा जाता है। फिनलैंड हजार देशों का देश है, जो कि, और नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य देश कहा जाता है। तीसरा देखिएगा, बोल रहा है कि संविधान, एक मिनट हो जाइए, इसको करने दीजिए थोड़ा सा, तो ठीक है। बोल रहा है संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों में के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। इस अनुदान को केंद्र और राज्य दोनों सरकार लोक परियोजना के लिए अनुदान दे सकते हैं। ये अनुदान विवेकाधीन होते इसलिए इन्हें देना अनिवार्य नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों विवेकाधीन अनुदान उन विषयों पर भी दे सकती है जिन पर विधि बनाने या प्रशासन करने की शक्ति उनके पास नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जोड़ी समझना है। विधि का अनुदान 275 और अनुदान 273। फिर क्वेश्चन नंबर 64 मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़कर आगे बढ़िए। फिर देखिए, कारकट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। कारकट वंश 7वीं शताब्दी में दुलबर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकट वंश की स्थापना किया था। कौन? तो दुलबर्धन। ने उसके शासनकाल में कश्मीर पर यात्रा पर आया था। कारकट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था। समझ गए? उत्पल वंश, कारकट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश नामक शासन हुआ। उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्बर ने किया था। उत्पल वंश की रानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासका हुई। लोहार वंश, उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया था। लोहार वंश का संग्राम राज ने किया था। इसको बोलेगा तो कारकट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश के रूप में इसको बना सकते हैं। अरे यार क्या हो गया, देखिएगा, जैनुल आबिदीन, जिसे कश्मीर को अकबर कहा जाता है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। अब जरा उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा के रूप में उष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है और उत्पादों की कुल ऊर्जा भी कारकों से कम होती है। समझ गए? उष्मा क्षेपी में क्या होता है? ऊर्जा निकलता है। इसमें ऊर्जा का विमोचन होता है, जैसे कि दहन, श्वसन, पाचन, बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाना। उष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जो अपने परिवेश से उष्मा को अवशोष कर लेते हैं, जिसके कारण आसपास का तापमान कम हो जाता है और अभिक्रिया पूरा होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, जैसे बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अमोनिया क्लोराइड में पानी को घुलना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ये सब क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। फिर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, जरा सा पढ़ लेते हैं। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा के बाद अधिक नहीं मिलाया जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का गुण है कि विलयन को सूक्ष्मदर्शी से भी देखने पर विलायक और विलय के कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलयन के कणों की त्रिज्या 10⁻7 से कम होती है। विलयन के घटकों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के कुछ समय स्थिर छोड़ देने पर विलय कण नीचे नहीं जमते हैं। ये सब किसका है? संतृप्त विलयन का उदाहरण है, गुण है, सॉरी। जैसे उदाहरण है कि नमक और चीनी का पानी के साथ विलयन, कार्बोनेट पेय सोडा कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, यानी कि कार्बोनेटेड पेय सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है। पोटासियम नाइट्रेट का विलयन आदि है। असंतृप्त विलयन, तो विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है। संतृप्त विलयन को ताप घटने पर असंतृप्त तथा असंतृप्त विलयन को ताप घटने पर संतृप्त हो जाता है। ये उतना जरूरी नहीं है, इससे संतृप्त विलयन अच्छा से याद रखेगा, संतृप्त बन जाएगा। फिर है पंडित रविशंकर किससे जुड़े थे? तो सितार वादक वो थे। थोड़ा सा नाम है सितार वादक का, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सितार से कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो देखिए, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, संतूर तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। तबला तो पंडित किशन महाराज, अल्लाह राखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और गुदई महाराज।
तबला से तो पंडित किशन महाराज, अल्लाह राखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और गुदाई महाराज। बांसुरी तो पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र कुलकर्णी तो बांसुरी से। शहनाई तो बिस्मिल्लाह खां, ये तो दो फूलिएगा हिम्मत है, अहमद अली हुसैन खान और बागेश्वरी कमर। वायलिन तो टी.एन. कृष्णन, एन सुब्रमण्यन, संगीता राजन, मोहन चंद्रशेखर, लाल गुड्डी, ललिता, विष्णु और गोविंद जोग वायलिन से संबंधित है। अब देखिए जरा सा ऊपर है और भी है, देखिए बीना, बीना से बीदारो स्वामी, सुंदरम बालचंद्रन, सरस्वती एस बालचंद्रन और कृष्ण भागवतार। मृदंग से तो टी गोपाल कृष्णन, पालघाट, आल रघु। सारंगी से है तो शकूर खान, अहमद खान, पंडित नामनारायण, रमेश मिश्रा। रुद्र बीना से तो उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान। पखवाज से तो कुणाल पाटिल, केलुचंद महापात्रा, उस्ताद रहमान खां, तोता राम, पंडित भवानी शंकर। सिमझनी से तो जोगनी मेहता, घाटम से तो टी.एच. विनायक राम और इन सुब्रमण्य। इसको आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। फिर 70 नंबर बोल रहा है कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर पद के सीधा उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। समझ गए? अब 71 देखिए, बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ब्राजील के साओ पौलो में विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पौल दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह कहते हैं। कौन सा? तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को फ्लोजार्ड कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित है, इंका कागुआ। चिली में स्थित आरिका को घोस्ट डाउन या तो प्रेतों का नहर कहते हैं, यानी कि अरिका को भूत डाउन, घोस्ट भी भूत होता है, भूतों को ही प्रेतों का नगर कहा जाता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। समझ गए आप लोग? 72 मैथ है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़िए। 73 नंबर देखिए, बोल रहा है कि सॉन्ग्स ऑफ फ्रीजन की रचना गांधी जी ने यरौदा जेल से की थी, न कि जवाहरलाल नेहरू में। समन्वय आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को की गई थी। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील या लगभग 275 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसमें दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। तमिलनाडु का सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदनायाम तक की नमक यात्रा की। मलबार में कल्पन से ने कालीकट से पेनार तक नमक की यात्रा की। आंध्र प्रदेश ने नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिबिरम स्थापित किए। पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख अमेरिकी पत्रकार बिल मिलर ने किया। टाइम मैगजीन 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना। खुदाई खिदमत आग या लाल कुल्टी संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफार खान ने सीमांत गांधी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारता उच्च होती है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारता निम्न होती है, जबकि उष्मीय चालकता उच्च होती है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट धारता उष्मा क्या होती है? निम्न होती है, जबकि उसमें चालकता उच्च होता है। विशिष्ट ऊष्मा धारता किसको बोलते हैं? एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उष्मा की मात्रा व्यवस्था अपरिवर्तित रहे तो विशिष्ट ऊष्मा धारता कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए उष्मा Q बराबर msq, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको एक बार नोट वाला पढ़ लीजिए। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारता हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की।
जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता उच्च होने के कारण वाहनों में रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारता निम्न होती है, जबकि उसमें चालकता उच्च होती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारता निम्न और उसमें चालकता अधिक होती है। भारत सरकार ने संस्कृति में कुल 13 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, शास्त्रीय और छऊ। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 है यहाँ पे, इसमें गलत दिया गया है। इसमें संस्कृति मंत्रालय में 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है भाई। एक बार इसको आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। हमें लगता है 9 होगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे 13 कैसे दिए हैं। देखिएगा भारतनाट्यम, अरे यार 1 मिनट रुक जाइए। भारतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध मंदिर में दासियों को एकल नृत्य प्रस्तुत करने में साजिश से है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए कृष्ण अय्यर का एवं वैश्विक पहचान दिलाने में रुक्मिणी देवी का महत्वपूर्ण भूमिका है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई इत्यादि भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अब देखिए, कुचिपुड़ी में समानता भागवत पुराण की कहानियों की एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय माता सरस्वती एवं रागिनी देवी को है। इस नाट्य में महिला भागीदारी एवं एकल गायन जैसी परिपाटी का शुभारंभ लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने किया। कथकली नाट्य का पुनरुत्थान मुकुंद राजा के संरक्षण में बीएन मेनन नामक मलयाली कवि ने किया था। इसे समानता पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला नर प्रदर्शन है, जिसे गायन में रंगमंच सामग्री अल्पतम प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 76 देखिए, बोल रहा है कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। ये है देखिए 14, 20, 21, 21 के 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। समझ गए? लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण पद पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन डिटेल करा चुके हैं हम। अब देखिए, अरे भाई साहब, देखिए बैंकों द्वारा, 1 मिनट, क्या हो रहा है यार ये। देखिए बैंकों द्वारा एनडीटीएल एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षी अनुपात यानी सीआरआर कहा जाता है। इसकी सीमा आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। आरबीआई सीआरआर पे कोई ब्याज नहीं देता है। सीआरआर विनियोजित करने पर क्या होता है? आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को अधिक पूंजी रखनी होगी, बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता कम होगी, बैंकों के पास तरलता में कमी और ब्याज दर वृद्धि होगी, साख की मांग में कमी से उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय में गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। समझ गए? व्यापारिक बैंक अपनी कुल एनडीटीएल एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे सर्वाधिक तरलता अनुपात कहते हैं। यानी कि व्यापारिक बैंक के लिए एसएलआर होता है और क्या है? ये होता है सीआरआर होता है। आगे बढ़िए। एसएलआर में वृद्धि, वाणिज्यिक बैंकों को अपना पास अधिक परिसंपत्ति रखनी होगी, जिससे बैंकों पर तरलता में कमी आएगी, बैंकों की साख सृजन की क्षमता कमी, ब्याज में वृद्धि होगी, साख मांग में कमी आएगी, परिवहन स्वरूप उपभोग में व्यय में गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। तो देखिएगा 79 बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है।
उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भागों और तमिलनाडु के तट पर सीमित है। आबनूस, एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना आदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनको क्षेत्र का विस्तार विस्तृत 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सौगान, बांस, साल, शीशम, चंदन, सहतूत। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, सहतूत आदि व्यापारिक महत्व के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय कटीले व झाड़ियों उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। निर्माण है जो निर्माण का प्रतीक पदची है। निर्माण का प्रतीक पदची है। इसको एक बार पूरा बौद्ध धर्मवाला अच्छा से देखिए, क्योंकि तो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, हमें जैसा लग रहा है। मृत्यु महानिर्वाण का है, प्रतीक का स्तूप है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महाबुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 1563 में हुआ। बुद्ध का माता महामाई कोयल गणराज की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध ने के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता पत्नी यशोधरा गोप बीमा भद्रकच्छा का पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कंथक था। इनकी मृत्यु 1483 ईस्वी में ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गिर त्याग दिया, जिसे महानिष्भिक रमन कहते हैं। बुद्ध ने सांग दर्शन की शैली वैशाली के समीप अलार कलाम से लिया था। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन निराजना यानी फल्गु नदी के तट पर हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था। समझ गए आप लोग मैथ का क्वेश्चन, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। बोला राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाता है, सही है, लेकिन राष्ट्रपति सत्रावसान नहीं कर सकता है, यह गलत है। राष्ट्रपति सत्रावसान भी कर सकता है। सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र, संसद के एक पूरे सत्र को समाप्त करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सत्रावसान और लोकसभा के भंग करने की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन का अधिकार होता है। लोकसभा का विघटन का अर्थ है संसद के वर्तमान कार्यकाल को पूरी तरह से अंत होना। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। संसद के अधिवेशन का आह्वान सिर्फ राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सतत पोषीय विकास का तात्पर्य है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण था। 1962 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई। 1992 के रियो डी जेनेरियो में, एक मिनट हो जाइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। 1992 में रियो डी पृथ्वी से भूमंडलीय सहमति जताई। 21 को स्वीकृति मिली सतत पोषण के लिए। 1992 इसको इसमें याद रखिएगा बस। माल्थास ने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। जनसंख्या और संसाधन। माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर खाद्य आपूर्ति और संसाधनों की वृद्धि दर से कहीं अधिक होती है। जनसंख्या घातीय दर से बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति रैखिक दर से बढ़ती है। माल्थस ने तर्क दिया कि गरीबी का मूल कारण निम्न वर्गों में अत्यधिक प्रजनन था, न कि पूंजीवादी या समाज की संरचना का कोई दोष। ये भी सही है। देखिए अब बुरा है, धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता अथवा अभिक्रियाशीलता की श्रृंखला में उनकी स्थिति को निर्धारित करना है। पोटासियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तेल धातुओं में से एक है, जो श्रृंखला के शीर्ष के आसपास पाया जाता है, जो हवा तथा पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर सोना सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु में से एक है, जो कि श्रृंखला के सबसे नीचे भाग में पाया जाता है। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, पहले देखिए। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इनके सबसे ऊपर पोटासियम, सबसे नीचे गोल्ड। समझ गए।
क्योंकि विलियम एक्स का पीएच मान 2.6 है, जो कि 7 से काफी कम है, और 0 करीब से ज्यादा कि विलियम की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। पीएच मान 7 से कम वाले बिलियन अम्लीय होते हैं, जबकि 7 से अधिक वाले क्षारीय। 7 मान होता है वो उदासीन होता है। बिलियन जिस पीएच मान 0 के करीब होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्लीय बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 7 से इधर गया हो गया तो अम्लीय हो गया, 7 से उधर गया हो गया क्षारीय, और 7 हो गया जो उदासीन हो गया, सॉरी 7 उदासीन हो गया। अब है चित्रकला, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। बिहार को तो पता होगा, मधुबनी, मिथिला, बिहार, झारखंड, जादो, पाटिया, पश्चिम बंगाल, अल्पना, पंजाब का फुलकरी, राजस्थान का मंडाना लागू फर, आंध्र प्रदेश का कलमकारी, कर्नाटक का रंगवाली या कसोटी, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी गुलेर कांगड़ा, लखनऊ का चिन्नकारी, महाराष्ट्र का बल्ली, मध्य प्रदेश का सुरैत नरौता मारते, गुजरात का पिथौर और आथिया, तेलंगाना का चेरियल और निर्मल, तमिलनाडु का कोल्लम और तंजौर, ओडिशा का पटचित्र और सौरा, केरल का कल्लम जट्टो। इसको याद रखिएगा आप लोग। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। होम रूल लीग के दौरान तिलक ने नारा दिया कि स्वराज है मेरा, ये निश्चित अधिकार है, इसे हम लेकर रहूंगा। एनी बेसेंट की दैनिक न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी थी, तो एनी बेसेंट की। तिलक का मुख्य पत्र क्या था, तो मराठा और मराठागण केसरी था। हिंदू महासभा 1915 स्थापना पंडित हिंदू सभा का स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जिसकी जस्टिस पार्टी के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को मद्रास में हुई थी। द सर्विस ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। अब जरा सा नदी है, इसका उद्गम स्थल देखिए लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, इतना पढ़ ही लिए तो। आमू दरे नदी तो पामीर पर्वतीय क्षेत्र, येलो रिवर, कुनलुन पर्वत, मेनकोंग नदी, तिब्बत का पठार, ऑरेंज नदी, ड्रैगन संग पर्वत, नील नदी, श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी, चेन्नई हिमनद, लिम्पापो नदी नहीं दिया गया, नाइजर नदी, गिनी उच्च नदी, फॉर्म ऑयल रिवर, नाइजर नदी को बोला जाता है फॉर्म ऑयल रिवर। और लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, मिस्र की सबसे लंबी नदी है। और ऑरेंज नदी को दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया का समीप बनाता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला अमेजन नदी बेसिन है, जिनका शोक कहा जाता है, येलो रिवर को जिनका शोक कहा जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, सबसे आसान अनुच्छेद देख लीजिए आप लोग। धर्म विधेयक 110 में, वार्षिक वित्तीय विनियम 112 में, विनियोग विधेयक 114 में, आलेखानुदान 116 में। अनुच्छेद 116 का तहत लोकसभा को सकती है कि पूरे वर्ष के बजट के एक हिस्सा 1/6 अग्रिम रूप से स्वीकृत कर दे ताकि प्रशासन कार्य न रुके। विनियोग विधेयक के द्वारा संचित निधि से रुपया निकाला जाता है। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण एक धर्म विधेयक होता है। समझ गए आप लोग। चक्रवात है, उसका नाम कौन सा देश दिया है, प्रभावित क्षेत्र है। सेंगल तमिलनाडु, इसका नाम दिया है सऊदी अरब। रेमले तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, इसका नाम दिया है ओमान। असना तो कच्छ एवं सौराष्ट्र में, इसका नाम दिया है पाकिस्तान। कनेथॉन तो ताइवान और फिलीपींस, नाम दिया है थाईलैंड। दाना तो ओडिशा पश्चिम बंगाल, नाम दिया है कटर। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा हमको मिटा दीजिए। अब है शेख सरफुद्दीन अहमद यामिन मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिले से था। शेख सरफुद्दीन अहमद यामिन मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिले था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती क्रम की शाखा थी, जिसकी स्थापना मध्यकालीन बिहार में हुआ था। शाह उलाउद्दीन बुखारी का संबंध सतारी सिलसिला से है। इनका खाना कहा बेगूसराय में स्थित है।
कादरी सिलसिला संबंधित प्रमुख सूफी संत मोहम्मद जिलानी अमझरी कदारी खानकाह औरंगाबाद में है। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा का निर्माण इब्राहिम खान ने किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ। तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब का निर्माण तो महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। चलिए थोड़ा सा बिहार के इतिहास संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पाठ लेते हैं। यूनानी राजदूत मेघा सरीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था। फिरोज शाह तुगलक एवं बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश को मुलाकात का उल्लेख सीरत ए फिरोज शाही में है। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों का अभिलेखों को फिरोज शाह द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। फिर है चेरो का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ। इस वंश का राज क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण और पलामू जिले में विस्तृत था। दुल्हानी वंश का उदय मूल रूप से सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार 1495-96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रमुख प्रभावी शासक नियुक्त किया था। इराही लोदी ने कनकपुरा युद्ध में मोहम्मद शाह नुहानी को पराजित किया था। महेश ठाकुर को विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें मिथिला राज पुरस्कार रूप में प्रदान किया था। जहांगीर ने बाज बहादुर लाल बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। 1921 में शाहजादा परवेज ने बिहार का सूबेदार नियुक्त होने वाले प्रथम मुगल राजकुमार था। कौन था? तो शाहजादा परवेज था। मैथ का क्वेश्चन है, छोड़िए, अब इसको जरा सा देख लेते हैं। FeSO4 क्या होगा? फेरस सल्फेट। इसका निर्माण किस चीज में होता है? तो मोहर बनाने में। Na2CO3 10H2 इसको क्या बोलते हैं? धोवन सोडा का निर्माण तो कांच निर्माण में। कॉपर सल्फेट का निर्माण तो कवकनाशी में। जिंक सल्फेट तो कपड़ा धोने में। अब बेरियम क्लोराइड का प्रयोगशाला विकर्मक में। चौदारों को से वर्गाकार ईंट का छाछ मिले थे। चौदारों के 1934 में एन गोपाल मुजुमदार ने किया था। 1925 में अरेस्ट मेके द्वारा उत्खनन किया गया। चौदारों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चौदारों हड़प्पा स्थल का एकमात्र ऐसा नगर है जहां गढ़ी नहीं, यह एक मानव बलि का प्रमाण मिला है। यह गढ़ी नहीं, मानव बलि का प्रमाण मिला है। चौदारों के निवासी कुशल शिल्पकार थे। यहाँ से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। चौदारों से हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा दोनों की संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। देखिएगा, चौदारों से अलंकृत हाथी, कंघा, 4 पहिया वाला गाड़ी, प्रतिरूप एवं मनके बनाने के कारखाने का अवशेष मिले हैं। क्या क्या? तो अलंकृत हाथी मिला, कंघा मिला, 4 पहिया वाला गाड़ी मिला, प्रतिरूप और मनके बनाने का कारखाना मिला है। रंगपुर गुजरात के महावर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन एस.आर. राव में किया था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व लोगों के पीले और भूसा रंग के बर्तन के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से क्या मिला था? पीले और भूसा रंग के बर्तन। कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे स्थित है। इसका वर्तमान क्षेत्र राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। इसके खोजकर्ता आलमन घोष और BL लाल थापर ने किया था। यहाँ शवों को गोलाकार और यथाकार कब्रों में दफनाया जाता था। बनवाली से मिट्टी से बने हल का मॉडल प्राप्त हुए थे। हल का कहां से प्राप्त हुआ? तो बनवाली से। वन जोत रहा था इसलिए हल वहां छूट गया था, इसलिए वहां से मिला था। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक खुद बनाई याद करने के लिए, समझ गए? रामेश्वरम शिव को समर्पित और केदारनाथ छोटा 4 धाम शिव को समर्पित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों मठों में से भगवान शिव को समर्पित धाम रामेश्वरम है, जो कि दक्षिण दिशा का धाम और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को, विष्णु कृष्ण को समर्पित है। द्वारका पूरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। HRA के कानपुर सम्मेलन का उपयोग जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। HRA में भाग लेने वाले युवा क्रांतिकारियों में सचिंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती, चरण बुआर और चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का स्थापना 1928 में किया था। HSRA का स्थापना तो चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अब आइए, टेरिडोफाइटा को विकसित रहित पौधा कहा जाता है, यानी विकसित यानी बीज रहित पौधा टेरिडोफाइटा। सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम शैवालकों का होता है। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री द्वारा प्रोटॉन युक्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में किया जाता है। किसका? तो क्लोरेला का। आल्बा सुधारा नामक सलाद कहते हैं। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, आदेवदार के पेड़ से सेड्रस का तेल प्राप्त होता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है और चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करा दिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करेगा। समझ रहे हैं? बहुत मोटिवेट करेगा आपका एक शेयर। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे अभी जो मेंस कराया जा रहा है उसका सोल्यूशन, सब कुछ का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। तो ये जीके का डिटेल सोल्यूशन दिए, मैथ रीजनिंग का टोटल का सोल्यूशन दे रहा है कि टिक मार्क निकल रहा है, टोटल सोल्यूशन दे रहा है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।